नमस्ते। मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST11 हिंदी कहानी ड्राइंग रूम कहानी की विश्लेषण और मूल्यांकन को यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप सब ध्यान से सुनिए। परिचय पर चलते हैं। कोई भी साहित्य समकालीन समाज के नागरिक जीवन के क्रूर यथार्थ के साथ साथ जटिल जीवन से उबरने का मार्ग भी दिखाता है। आप समझ पा रहे, कोई भी साहित्य समकालीन समाज में जो समाज उस समय चल रहा होता है कि नागरिक जीवन के क्रूर यथार्थ के साथ साथ जटिल जीवन से उबरने का मार्ग भी दिखाता है। इस संदर्भ में राजकमल चौधरी की कहानियाँ समय की क्रूरता से संघर्ष करते हुए जीवन संग्राम को भयावहता से होड़ लेने का साहस प्रदान करती है। इसका उदाहरण ड्राइंग रूम कहानी है। राजकमल चौधरी ने हिंदी व मैथिली दोनों भाषाओं में अपनी रचना करते हुए छठे दशक की सामाजिक रूढ़ियों, पाखंडों, धर्मांधताओं, कुरीतियों, अत्याचारों, राजनीतिक षड्यंत्रों, धोखाधड़ी व प्रपंच पर तीव्र दृष्टि दौड़ाई है। इसीलिए सन 1967 से पूर्व लिखी गई उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। राजकमल चौधरी ने नारी लेखन तथा नारी जीवन, पुरुष मनोवृत्ति के संदर्भ में स्त्री जीवन का सूक्ष्म विश्लेषण करने का कार्य कथा लेखन में 4-5 दशक पूर्व ही कर दिया था। राजकमल चौधरी का संपूर्ण लेखन मानव जीवन की बुनियादी शर्त के रूप में उसकी 3 आदम प्रवृत्तियाँ रोटी, सेक्स तथा सुरक्षा से संबंधित है, जिसकी पूर्ति हेतु मनुष्य मर्यादा तोड़कर जंगली और असभ्य हो जाता है। इसके विपरीत पावर या शक्ति मनुष्य को भ्रमित करती रहती है और पैसा, पद, बंगला, गाड़ी, गद्दी के साथ ही पल भर के सुख के लिए एक तानाशाही स्त्री के समक्ष घुटने टेक देता है और पैसा कमाने के लिए ईमान व इज्जत बेच देता है। राजकमल चौधरी का जीवन दर्शन यही दर्शाता है कि मनुष्य सब कुछ बेचकर पैसा खरीदता है और पैसे से सब कुछ खरीद लेना चाहता है। ऐसी ही मानसिकता वाले नायक उपनायक राजकमल चौधरी की रचना तथा उनके साहित्य का अभिन्न अंग बन जाता है। कितनी अच्छी सी जो कि निहाती सच बात है कि मनुष्य सब कुछ बेचकर पैसा खरीदता है। मनुष्य सब कुछ बेचकर क्या खरीदता है? पैसा खरीदता है और पैसे से सब कुछ खरीद लेना चाहता है। वाह, जो कि बहुत ही निहाती सच बात है। मानव सभ्यता में मनुष्य के प्रथम अर्थात जीने की इच्छा है और इस जीवन जीने की पहली शर्त है रोटी। भूखे व्यक्ति में निर्णय लेने की बड़ी शक्ति होती है और वह भूख के दौरान पाप पुण्य की परिभाषा भूलकर अपनी भूख शांत करने का प्रयास करने लगता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय समाज में पनपी दुरावस्था तथा राजनीतिक षड्यंत्रों, आज़ादी के भंग, सीमा संघर्ष, पड़ोसी राष्ट्र का विश्वासघात हिंदी के रचनाकारों के लिए चित्रण का मुख्य विषय रहे हैं। अभाव, अपेक्षा, दमन, शोषण, पराजय, अपमान तथा अवमूल्य से प्रताड़ित आज़ादी के बाद का नायक हिंदी कहानी में कभी प्रतिक्रियावादी, आंदोलनकारी, व्यथित, पराजित, समझौतावादी तो कभी नकार भाव से भरे स्वेच्छाचारी के रूप में उपस्थित रहा है। स्वतंत्रता काल में सत्ता की चमक दमक
से लोगों की आंखें चौंधियाने लगी थी। इसीलिए इस सत्ता को प्राप्त करने के लिए तत्कालिक लाभ की प्राप्ति की लालसा से लोग सम्मोहित होकर सत्ता की गलियों में भटकने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप समाज की व्यवस्था का विखंडन हुआ तथा रूढ़िग्रस्त परंपरा का निर्वाह करने वाला एक वर्ग अपने ही जातीय संस्कारों में उलझा रहा और श्रम व श्रमजीवी को निम्न समझकर स्वयं को उच्च मानना उसके अहम का पर्याय बन गया। स्वतंत्रता कालीन समाज के इस नागरिक परिदृश्य के द्वारा राजकमल चौधरी ने इस वर्ग के द्वैत आचरण को अपनी कहानियों में उजागर करते हुए सामान्य नागरिक को इतर अपना जीवन संवारने की सार्थक प्रेरणा प्रदान की। तो लेखक परिचय की ओर चलते हैं। 13 सितंबर 1929 को सहरसा जिले के महिसी गांव में जन्मे राजकमल चौधरी का नाम मणिंद्र नारायण चौधरी था। फूल बाबू, मधुसूदन दास तथा हिंदी और मैथिली की पत्रिकाओं में अनामिका चौधरी, बनलग सिंह, मासूम अजीमाबादी और नामों से भी राजकमल चौधरी जाने जाते हैं। संस्कृत निष्ठ वंश परंपरा की संतान होने के कारण उन्होंने व्याकरण, साहित्य और दर्शन शास्त्र में बहुत ज्ञाता हासिल की है। बचपन की पारिवारिक परिस्थितियाँ और उतार चढ़ाव आते रहने के कारण तथा अपने शिक्षक पिता की तीसरी शादी के बाद राजकमल चौधरी व अन्य 2 भाई तथा 1 बहन ने निरपेक्ष होने के परिणाम स्वरूप राजकमल चौधरी का बाल्यावस्था ननिहाल में व्यतीत हुई। राजकमल चौधरी की शिक्षा दीक्षा। बचपन से राजकमल चौधरी तीक्ष्ण, तेजस्वी, दृढ़ प्रतिज्ञ तथा मनोमौजी स्वभाव के थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के साथ विभिन्न शहरों में हुई। सन 1947 में नवादा से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद पटना के बीएन कॉलेज में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। राजकमल चौधरी का बाल स्वभाव उद्दाम, विद्रोह और भटकाव का था, किंतु बहुत कम आयु में अपनी छोटी बहन तथा माँ के देहावसान ने राजकमल की चंचलता तथा रौनक को समाप्त कर दिया। मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर से सन 1950 में आई.कॉम और सन 1953 में गया कॉलेज में बी.कॉम किया। वे पाठ्यक्रम की किताबों की बजाय बेहतर किताब के अध्ययन में व्यस्त रहते थे, जिससे वे लगातार कल्पनाशील होते चले गए। पारिवारिक विसंगति तथा सामाजिक कुप्रथाओं के कारण राजकमल चौधरी बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के बन गए तथा बालपन की अनीति, अन्याय तथा विसंगतियों के प्रति विद्रोह की भावना आगे चलकर अधिक तीक्ष्ण और ऊर्जावान सिद्ध हुई। सन 1942 के आंदोलन में उन्होंने जयनगर में क्रांतिकारी लोगों के संवाद वाहक का काम किया। राजकमल चौधरी की प्रवृत्तियाँ। राजकमल चौधरी पढ़ाई लिखाई में तेज तथा अध्ययन के फलक पर अत्यधिक विराट थे। इनके अध्ययन तथा लेखकीय जीवन में कलकत्ता के भौगोलिक और सामाजिक परिवेश की छाप मिलती है। निर्भीकता, परहित भावना से समृद्ध तथा नगर नागरिक परिवेश और जीवन को देखने का उनका आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य रूढ़ियों व मानदंडों से सर्वथा अलग था। राजकमल चौधरी का राजकमल चौधरी का विवाह 13 जुलाई 1951 को शशिकांत चौधरी से हुआ, जिसका वास्तविक नाम कर्पूर देवी था। राजकमल चौधरी पटना सचिवालय में नौकरी के दौरान हमेशा शशिकांत को साथ रखते थे। इनकी पहली संतान दिव्या का जन्म 8 सितंबर 1960 को हुआ, जिसके जन्म के बाद की दाम्पत्य संबंधी मानसिकता को भयाक्रांत नामक कहानी के माध्यम से सारिका पत्रिका में अप्रैल 1963 में व्यक्त किया। दिव्या के बाद राजकमल चौधरी की पुत्री मुक्ता तथा पुत्र नीलू का जन्म हुआ।
अंतिम समय में राजकमल चौधरी नीलू को बहुत अधिक मानने लगे थे। सन 1956 में सावित्री नामक स्त्री से राजकमल चौधरी ने एक और शादी की थी। सरकारी सेवा से राजकमल चौधरी की मुक्ति और लेखन में रुचि। पटना सचिवालय में शिक्षा विभाग में नौकरी के दौरान उत्तेजनात्मक नोट लिखने के कारण अफसरों की नाराजगी को झेलते हुए अपने सारे प्रमाण पत्रों को फाड़कर राजकमल चौधरी घर से सन 1957 में कलकत्ता आ गए, जहाँ वे मिथिला दर्शन नामक पत्रिका से जुड़े तथा जीविका के लिए मृदुला चक्रवर्ती नामक लड़की को ट्यूशन पढ़ाना आरंभ किया। 1949 से 50 के बहुत बाद ही उनके प्रकाशन की शुरुआत हुई। राजकमल चौधरी का लेखन। राजकमल चौधरी की प्रथम कहानी अपराजिता वैदेही पत्रिका में सन 1954 में तथा इसी पत्रिका में फरवरी सन 1955 में पहली कविता पुटनिया टटुक प्रति प्रकाशित हुई। उनकी पहली कविता नई धारा में सितंबर 1956 में बरसात रात प्रभात नाम से तथा पहली कहानी पत्रिका में मार्च 1958 से सती धनुकाइन नाम से तथा पहला निबंध भारतीय कला में सौंदर्य भावना नाम से जून 1959 में ज्ञान उदय नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। सती धनुकाइन को हिंदी में उनकी पहली प्रकाशित रचना के रूप में जाना जाता है। कलकत्ता प्रवास उनकी साहित्यिक उपलब्धि का महत्वपूर्ण समय माना जाता है, जिसने स्वरगंधा आदि कथा आंदोलन जैसी पुस्तकों की रचना में लिया। उनकी अधिकांश रचनाओं पर कहीं न कहीं कलकत्ता का प्रभाव अवश्य परिलक्षित होता है। कलकत्ता में पत्रिका भारतीय ज्ञानपीठ तथा ज्ञान उदय के संपादन कार्य में लिप्त रहे तथा सन 1960 में उन्होंने अपनी पत्रिका राग रंग प्रारंभ की तथा कलकत्ता से पटना निवास के दौरान उन्होंने भारत मेल के संपादन विभाग में नौकरी की, जहां उन्होंने पांडे शर्मा उग्र की कुछ कहानियों का संकलन तथा 6 खंडों में उनका संपादन भी किया। सन 1961 में राजकमल ने बायरन, शंकर दीपक चौधरी, वाणी राय और जैसी कृतियों का बंगाल से हिंदी में अनुवाद किया तथा यूए से प्रकाशित पत्रिका पोटपूरी की एक कविता बिलीफ का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। राजकमल चौधरी के मुक्ति प्रसंग कंकावती, इस अकाल बेला में विचित्रा अग्नि स्नान, नदी बहती थी, मछली मरी हुई, एक अनार एक बीमार, अग्नि स्नान एवं उपन्यास, मछली जाल, सामुद्रिक एवं अन्य कहानियाँ, बंदर कमरे में कब्रगाह, पत्थर के नीचे दबे हुए हाथ, खरीद बिक्री, राजकमल चौधरी, संकलित कहानियाँ, सब यात्रा के बाद, देह शुद्धि, बर्फ और सफ़ेद कब्र पर एक फूल तथा मैथिली में आदि कथा, पाथर फूल, स्वरगंधा, कविता राजकमल, ललका पाग, एकटा चंपाकली, एक विस्तर जैसी कृतियाँ प्रकाशित हुई। राजकमल चौधरी का अवसान। राजकमल चौधरी दूसरे लोगों की खुशी तथा नाखुशी की कमी कोई परवाह नहीं करते थे। अपने दृढ़ निश्चय पर निर्भयतापूर्वक बढ़ते हुए उन्होंने साहस, अन्वेषण प्रवृत्ति, अध्ययनशीलता, परंपरा भंजकता, समन्वय प्रवृत्ति जैसे गुणों को विकसित किया। अक्टूबर 1965 में पेट के ट्यूमर तथा अंकुशविहीन दुर्व्यसनों की आदत से उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव के कारण 19 जून 1967 में उनका प्राणत हो गया। राजकमल के देहावसान के पश्चात रेडियो, अखबारों, पत्रिका में श्रद्धांजलि का तांता लग गया तथा संपादकीय टिप्पणी तथा विशेषांकों की श्रृंखलाएं चलने लगी। प्रेमचंद के बाद राजकमल चौधरी ही ऐसे रचनाकार हैं जिन पर इतनी अधिक संख्या में विशेषांक छपे हैं। ड्राइंग रूम कहानी का कथासार।
ड्राइंग रूम कहानी नवंबर 1960 में जागृति पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1960 में जागृति पत्रिका में प्रकाश हुई थी, जिसमें ऐसे नागरिकों के प्रतिनिधि आयरिन नामक भारतीय युवती की जीवन व्यवस्था की कहानी है। एक युवती की कहानी है। एक नाम था आयरिन नामक एक भारतीय युवती के जीवन व्यवस्था की कहानी है, जो जीवन यापन की बुनियादी सुविधा जुटाने और अस्तित्व की रक्षा के संसाधन तलाशने हेतु तत्पर थी, यानी जो अपने कामकाज के लिए तत्पर थी। कथावाचक दयानंद एक अखबार के मैगजीन सेक्शन का प्रधान संपादक है तथा कथा की नायिका आयरन ठाकुर उसी अखबार में वुमन सेक्शन में कुल 300 रुपये मासिक वाली नौकरी पाने की अभिलाषी है। इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए वह दयानंद से परिचय बनाकर अपने घर बुलाती है ताकि वो उसका नाम रिकमेंड कर सके। आयरिन दिवंगत उच्च पदस्थ वायुसेना अधिकारी की बेटी है, जिसकी माँ भी कैथरीन फ्रांस या बेल्जियम की थी। आयरिन के कंधों पर अपनी 4 छोटी बहन तथा एक भाई सुभाष की भरण पोषण की जिम्मेदारी है। आयरिन के घर दयानंद पहुंचते हैं तो वहां उसके ड्राइंग रूम की साज सज्जा को देखकर आयरिन से कहते हैं कि उसकी हैसियत के अनुसार यह नौकरी बहुत छोटी है। तो इस बात पर अर्थ होकर आयरिन उन्हें भीतर के कमरे में ले जाकर अपनी वास्तविक परिस्थिति से परिचित कराती है, जिसे देखकर दयानंद दंग रह जाते हैं और वे बुझी हुई निगाहों से ड्राइंग रूम की हर चीज़ों को देखते रहते हैं। कहानी का घटनाक्रम केवल यही है, किंतु उसकी साधारण प्रस्तुति को भी राजकमल चौधरी ने बनावट की व्यंजना तथा जीवन दर्शन के आधार पर उसे विराट बना दिया है। ड्राइंग रूम कहानी की कथा संरचना। ड्राइंग रूम कहानी में कथा नायिका तथा उसके घर के ड्राइंग रूम का चित्र भौचक करता है। कथा संरचना को विकसित करते हुए राजकमल चौधरी ने आयरिन के माध्यम से भारतीय सामाजिक परिस्थितियों में खुद को फिट करने, अपने अस्तित्व की रक्षा तथा अपनी नाटकीय असीमता को पल पल स्वांग में लीन रहने, उसके तीक्ष्ण तथा तीव्र से परिवर्तित होने वाले मनोभाव को विडंबना के स्तर पर कुशलता से उजागर किया है। दयानंद के समक्ष स्वयं की अभिजात्य को सुंदरतम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करती हुई आयरिन ड्राइंग रूम की साज सज्जा, कमरे में लेटेस्ट डिज़ाइन की फर्नीचर, दूसरी बहन सीलू की लाइंग क्लब के विवरण द्वारा पारिवारिक श्रेष्ठता के सिद्ध कर देती है और अपनी बातचीत द्वारा खुशामदी तेवर से दयानंद के नज़दीक आने का प्रयास करती हैं, क्योंकि वो भारत में इतने रहते हुए यह जान चुकी है कि 300 रुपये की नौकरी के लिए भी अनेक प्रकार के तिकड़मों को लगाना पड़ता है। दयानंद द्वारा आयरिन की हैसियत देकर इस छोटी सी नौकरी के लिए उसका उपयुक्त न पा जाने वाली व्यक्ति को सुनकर आयरिन पुनः स्वयं को एक भिखारिन की तरह प्रस्तुत करती हुई दयानंद को अपनी व्यवस्था तथा अपने घर की भीतरी स्थिति दिखाती है। वह दयानंद को भावात्मक रूप से अपने रिकमेंडेशन के लिए तैयार करती है। इस कहानी के यह संरचना विमर्श के बड़े फलक पर अर्थ प्रेषित करती है, जहां आज़ादी के 13 वर्ष पश्चात दिवंगत उच्च वायुसेना अधिकारी की संतानें किस प्रकार का अभावग्रस्त जीवन बसर कर रही थी और पत्रकारिता के बारे में स्वाधीनता के इतने वर्ष उपरांत युवतियाँ कैसी क्षमतम कल्पनाएं पाली हुई थी कि उन्हें पत्रकारिता में नौकरी करने के बाद अच्छी दिनचर्या का जीवन मिल सकेगा। राजकमल चौधरी ने अपनी कथा कौशल की विलक्षणता से छोटे से कथ्य को अत्यंत प्रभावकारी बनाकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। ड्राइंग रूम कहानी का जीवन दर्शन। राजकमल
चौधरी ड्राइंग रूम को एक खास रंग में प्रस्तुत करते हुए अस्तित्व रक्षा के साधन जुटाने में अपने श्रम कौशल को झोंक देने वाली मानसिकता के लोग के जीवन संसार व उसकी कार्य पद्धति को रेखांकित करते हैं। जहां एक नौकरी की आवश्यकता के लिए आयरन को प्रभावशाली व्यक्ति के रिकमेंडेशन की आवश्यकता है, जो वह दयानंद को पारिवारिक उत्कृष्टता तथा भावात्मक रूप से प्रभावित करने का हर संभव प्रयास करती है। ड्राइंग रूम जैसी छोटे कथानक की कहानी को लेखक ने अपने जीवन दर्शन तथा घटना के विवरणात्मक दृष्टिकोण के आधार पर महत्वपूर्ण बना दिया। इसमें आयरन की माँ कैथरीन अपना सब कुछ त्याग कर उसके पति के साथ सदा के लिए भारत में आकर बस गई। कैथरीन 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के उत्तरार्ध में आयरन के पिता के अनुरुक्त हुई होगी। उस समय भारत में पूर्ण स्वराज की घोषणा, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, गोलमेज सम्मेलन, गांधी होगी। किंतु भारती के इतने वर्ष के उपरांत आयरन जैसे कर्मशील युवती यह अच्छी तरह से समझ गई है कि यहाँ बिना टिकड़मों के 300 रुपये माहवार की नौकरी भी आसानी से नहीं मिलती है। आशंकाओं के घटाटोप में किसी उदारता के कारण पड़ोसी कभी कभी अपने वैर से या नौकरानी से आयरन को काम लेने की इजाज़त दे पाते हैं। राजकमल चौधरी अपने रचना शिल्प और लेखकीय दृष्टिकोण के आधार पर परत दर परत सवालों को प्याज के छिलके के सामने उतारने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता के बाद हिंदी कथा धारा और राजकमल चौधरी का कथा लेखन। सन 1960 के बाद अकविता और नई कहानी के दौर में छठे दशक के उत्तरार्ध में राजकमल चौधरी की रचनाएं प्रकाश में आने लगी। राजकमल चौधरी ने उस दौर में अनेक कहानियां लिखी, जिसमें अपनी कथा कौशल के बल पर उन्होंने आम नागरिकों के मन की गंभीरता, उनकी मानसिकता उधेलता को उनके मौलिक व्यवहार से जुड़ने का सार्थक प्रयास किया और व्यवस्था और समाज के काल हाशिए पर रहने वाला चरित्र को प्रमुखता से उजागर किया। 1962-65 के समय में विद्यमान सामाजिक राजनीतिक हलचलों से कहानी के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा, नए जोश उत्पन्न किया और इस बदलाव को नई कहानी से अलग सन 60 के बाद की साठोत्तरी कहानी, समकालीन कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी जैसे नामों से पुकारा गया। इसी दौर में राजकमल चौधरी ने 38 मैथिली तथा 100 हिंदी कहानियों में राजनीति और अर्थनीति द्वारा मनुष्य और नैतिकता के साथ हुए समाज मजाक को स्पष्ट रूप में रेखांकित कर दिया है। राजकमल चौधरी ने अपनी कहानियों में स्त्रियों के विविध रूपों के साथ साथ पुरुष वर्चस्ववादी मानसिकता तथा समाज के प्रभु वर्ग के सामाजिक नियम कानून, दलित विमर्श, लिंग भेद, बाजारवाद प्रत्याख्यान को सशक्त रूप में अभिव्यक्त प्रदान की है। भारत के नागरिक जीवन की संवेदना, सांस्कृतिक मूल्यों का परीक्षण, मानवीयता व नैतिकता का पतन, गबन, घोटाला आदि के मध्य पाप पुण्य, ईमान धर्म, उचित अनुचित, नीति अनीति की परिवर्तित तथा उल्टी परिभाषा को राजकमल चौधरी ने पुराने मूल्यों की व्यवस्थाओं के बनने की प्रक्रिया के संदर्भ में ग्रहण करते हुए स्थान दिया है। इसलिए राजकमल चौधरी की कहानियाँ समय के साथ पुरानी नहीं पड़ती है। राजकमल चौधरी का कथा शिल्प। राजकमल चौधरी की कहानियाँ शिल्प के स्तर पर कथा लेखन की नवीनता, ताजगी, चित्रात्मकता, काव्यात्मकता, लयात्मकता तथा विविधता के प्रमाणित करती है। राजकमल चौधरी की कहानियाँ पाठकों को कहानी पढ़ते समय दुनिया से काट देती है, क्योंकि उनकी कहानियों में एक सम्मोहन होता है जो कथाकार को जन सरोकार कथ्य के साथ साथ भाषा और शिल्प के स्तर पर व्यवहारिक भावभूमि प्रदान करती है। इसलिए राजकमल चौधरी की कहानियों में सारी मनमानियाँ मिलने पर भी उनका कहानीपन आहत नहीं होती। उनकी कहानी में कविता की धुनियाँ, लय, गूंजी, तीव्र भागती दृश्यावली, नाटक या चलचित्र का आवाज़ जैसे शिल्पगत गुण विद्यमान हैं, जो कहानियों को कथानक के स्तर पर विविधता प्रदान करते हैं। राजकमल चौधरी की कहानियों में
पश्चिमी साहित्य में विद्यमान आधुनिकता के शिल्प तथा शैली संबंध के संकेत प्राप्त होते हैं। राजकमल चौधरी की कथा और भाषा। राजकमल चौधरी अपनी रचनाओं में भाषा के जादूगर हैं, जिनकी रचनाओं का मूल धर्म भाषाई सम्मोहन तथा काव्यात्मकता, चित्रात्मकता, संगीतात्मय उनकी है। ड्राइंग रूम कहानी में आयरन के चित्रण में राजकमल चौधरी की भाषाई चित्रात्मकता, काव्यात्मकता देखते ही बनती हैं। आयरन का धुला हुआ चेहरा मुझे अच्छा लगा। चेहरे पर जरा भी मेकअप नहीं था, फिर भी नहीं लग रहा था कि उसकी उम्र 30 पर आ चुकी है। बिना बाहुबली, लो कट ब्लाउज और खादी की सफ़ेद साड़ी से जरा भी विदेशी नहीं लगती थी। चित्र का लालित्य और संगीत की मनोहरता उनकी रचना का मुख्य विशेषता है। भाषाई विवरण के आधार पर पात्र की मनस्थिति का सहज जीवन चित्रण राजकमल चौधरी की मुख्य विशेषता है, जो भाषा की विशिष्टता के साथ महत्वपूर्ण अंतध्वनि को भी चमत्कार और व्यंजनाओं के माध्यम से वैराग्य उत्पन्न करके उसकी रचना को विशिष्टता प्रदान करता है। राजकमल चौधरी भाषा में ललित्य और संगीत की मनोहरता के साथ साथ उसमें बहुपर्तीय अर्थ ध्वनियों को भी भर देते हैं, जो कि उनकी भाषा की संरचना का विशिष्ट बिंदु है। तो इस तरह से हमने राजकमल चौधरी की जो कहानी ड्राइंग रूम को हमने पेश किया। कहानी बहुत ही सरल है। यहाँ पर है ना कि मनुष्य धन उपार्जन के लिए सब कुछ बेच देता है, और जब धन उपार्जन करता है तो सब कुछ खरीद देता है। तो इस कहानी में बड़ा ही सच्चाई है जो दुनिया में होती है, और इस कहानी को बार बार सुनिए, परीक्षा में आप इसे प्रयोग में लाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए कर रही हूँ, आपके काम आए, आप पढ़ सको, लिख सको परीक्षा के लिए। तो जो भी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, एक सब्सक्राइब कीजिए। एक सब्सक्राइब करके मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकती हूँ, लेकिन आपके सहयोग के साथ ही जा सकती हूँ। आप इसे पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।